प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीन में और इजराइल के अंदर युद्ध छिड़ रहा है और स्थिति कुछ विचित्र है। बहुत से लोग इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे उनका निजी मामला बता रहे हैं। ऐसे में बहुत से दर्शक ये जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है और एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या कारण बन रहा है या प्रेडिक्शंस क्या आती हैं। दर्शकों, एक चीज को मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं। राजनीति के अंदर कभी भी मुद्दों को खत्म नहीं किया जाता है, यानी कि राजनीति के अंदर जो भी लोग हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें हमेशा संभाल के रखा जाता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन मुद्दों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन उसके उल्टे हम आम इंसान अपने हर कठिनाई, हर तकलीफ, हर मुद्दों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम उसे पालना नहीं चाहते। यही फर्क होता है एक पॉलिटिशियन में और एक आम आदमी में। यानी हमारी सोच और एक पॉलिटिशियन की सोच बिल्कुल विपरीत होती है। यह बात मैंने क्यों कही, आपको वीडियो के एंड तक जब आप इसको देखेंगे तो आपको यह बात समझ आएगी। दर्शकों, उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। अंग्रेजों ने इस दुनिया के अंदर बहुत जगहों पर अपना अधिकार किया, उन्हें गुलाम बनाकर रखा, उसमें से भारत भी एक था। 1947 के अंदर भारत को आजादी मिली, लेकिन उस आजादी के साथ में अंग्रेजों ने हमें कुछ ऐसे निशान भी दिए जो आज तक नहीं भरे हैं। यानी कि यहां पर उसने दो देश बनाए और एक देश धर्म के आधार पर बना, यानी कि पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान का बंटवारा भी उन्होंने इस तरह से किया कि भारत के एक तरफ पाकिस्तान का हिस्सा और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान का हिस्सा। यानी कि समस्या ऐसी जो कभी सुलझे ही ना। और धर्म के आधार पर दो देश बने। हालांकि भारत ने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना और यहीं से वो घटनाएं शुरू होती हैं जो आज तक चली आ रही हैं, चाहे फिर वो कश्मीर का मसला हो या आतंकवाद का मसला हो। बात वही आती है कि राजनीतिक लोग कभी भी मुद्दों को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पालते हैं भविष्य के लिए। अब ये बात मैंने आपको क्यों कही, इसका मतलब भी आपको समझाता हूं। फिलिस्तीन और इजराइल की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे दर्शकों को शायद ये ना पता हो कि 14 मई 1948 से पहले इस दुनिया में इजराइल का नामो निशान भी नहीं था। यानी कि उस जगह पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और उन्होंने वहां पर भी वही कहानी दोहराई है जो उन्होंने हिंदुस्तान में दोहराई है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके मन में उठेंगे और उठने भी चाहिए। 14 मई 1948 को वहां पर फिलिस्तीन को भी आजाद किया जाता है, लेकिन एक नए देश के साथ में, और जिसका नाम रखा जाता है इजराइल। और वहां पर भी उसी तरह से बंटवारा होता है, यानी कि एक हिस्सा फिलिस्तीन का अलग और दूसरा अलग। यानी आज अगर वर्तमान के अंदर आप इजराइल और फिलिस्तीन को देखेंगे तो आपको एक बहुत छोटी सी जगह जो ये नजर आ रही है, ये गाजा पट्टी है जो कि फिलिस्तीन का हिस्सा है। और बाकी का पूरा फिलिस्तीन कहां है ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ऐसे में अक्सर इसी गाजा पट्टी पर दोनों देश लड़ते हैं। लेकिन यहां पर इजराइल जो है वो तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत है। ऐसे में जब जब फिलिस्तीन ने यहां पर इजराइल को चैलेंज किया है, इजराइल ने उसकी काफी जमीन अपने कब्जे में ली है। और आज वर्तमान में यदि हम देखें तो उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन रह गई है। अब यहां पर दो चीज आपको और समझनी है। यहां पर भी दो देशों का बंटवारा होता है, लेकिन धर्म के आधार पर। यानी कि यहूदियों को दिया गया इजराइल बना करके और इस्लामिक कंट्री बना फिलिस्तीन।
ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं दर्शकों, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो आपको एक एक बात समझ आएगी कि वर्तमान समय कितना भयानक चल रहा है। अब यहां पर आप देखिए, यहां भी अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर दो देश बनाए और वही एक ऐसा मसला वहां छोड़ा जिसकी वजह से आने वाले समय में भी लड़ाइयां होती रहे। जैसे चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसी तरह से इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, क्योंकि यहां पर उनको अपने हथियार भी बेचने हैं। अमेरिका अपने हथियार बेचता है, इजराइल की अपनी टेक्नोलॉजी है, वो भी यहां पर हथियारों के मामले में बहुत आगे है। ऐसे में आने वाले समय में अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए बाकी के बड़े देश उन्हें फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझनी है, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक बात यहां पर मैं अब और इन्वॉल्व कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिए। चाइना पूरे विश्व के अंदर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनाता है और केमिकल जैविक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बनाता है 2015 के बाद से। 2020 के अंदर वो यहां पर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाता है। उसके बाद उसकी वो चाल उतनी कामयाब नहीं होती जितना वो चाहता था, और ऐसे में अमेरिका को इस बात की भनक लगती है तो अमेरिका चाइना पर प्रेशर बनाता है। चाइना यहां पर फिर युद्ध की तैयारी में लगा था, लेकिन अमेरिका में तख्ता पलट हो जाता है। चाइना को फिर यहां पर एक रिलीफ मिलता है, चाइना फिर चुप हो जाता है। इस बीच में भारत के साथ भी सीमा पर वो तल्खी करता है और एक माहौल खराब करने की कोशिश करता है ताकि विश्व समुदाय का ध्यान उससे हटे। उसके बाद में चाइना क्या करता है, जब देखता है कि पूरे विश्व के अंदर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं और कुछ नए एविडेंस मार्केट में हैं जो ये साबित करते हैं कि चाइना कोरोना वायरस पर काम कर रहा था और उसकी बहुत बड़ी योजना है, तो चाइना फिर विश्व समुदाय के सामने अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे में क्योंकि यहां पर इस समय पर उसका दूर प्रतिद्वंदी अमेरिका और भारत है, तो भारत को बर्बाद करने के लिए वो कोरोना वायरस का सेकंड स्ट्रेन लेकर के आता है। और यहां पर आप जानते हैं पिछले अप्रैल और मई के अंदर कितनी तबाहियां चल रही हैं, हर तरफ कोरोना को लेकर के क्या हालात है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी चरमरा गई हैं, ये आप सबको पता है। यहां पर यह घटना वो करता है। यह अब प्रमाणित हो चुका है दर्शकों, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए कि ये जो सेकंड वेव आई है इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और क्यों है, वीडियो पूरा देखेंगे समझ आ जाएगी। अमेरिका लेकिन उस पर कंट्रोल कर चुका है, ऐसे में अब अमेरिका को भी उसने परेशान करना है, तो यहां पर वो अच्छी तरह से जानता है कि इजराइल को अमेरिका समर्थन देता है और फिलिस्तीन को समर्थन देता है चाइना। और चाइना यहां पर यह अच्छी तरह से जानता है कि फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन है हमास, जिसको कि अमेरिका ने प्रतिबंध कर रखा है, प्रतिबंधित है वो, उसे अमेरिका आतंकवादी मानती है, लेकिन फिलिस्तीन में वो आतंकवादी ग्रुप चुनाव भी लड़ता है। ऐसे में अचानक से हमास के द्वारा फिलिस्तीन से इजराइल के ऊपर 200-300 रॉकेट दागे जाते हैं। यह उकसाने की कार्रवाई होती है, इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। चाइना उसके समर्थन में आता है और अरब देश के कई कंट्री फिलिस्तीन के समर्थन में आते हैं, लेकिन अभी तक यहां पर इजराइल के समर्थन में ना तो अमेरिका खुलकर आया है, ना भारत खुलकर आया है, ना रशिया खुल के आया है, क्योंकि तीन देश बहुत समझदार हैं। ये जानते हैं कि इस समय पर इजराइल के समर्थन में कूदना तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित करने के बराबर होगा, और चाइना भी यही चाहता है। ऐसे में बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से रशिया, अमेरिका और भारत इस समय पर इस परिस्थिति को देख रहा है। अब यहां पर आपको कुछ और चीजें मैं बताता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन की एक कॉमन राजधानी है यरूशलेम, जो कि दोनों अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली इजराइल की राजधानी यरूशलेम नहीं है, लेकिन वो उसे अपना मानता है, क्योंकि ये स्थान वो स्थान है जहां पर
ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, और यहूदियों की भी वहां पर एक वेस्टर्न वॉल है जो उनका पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसे में यहूदी जो कि इजराइल के अंदर हैं, वो लोग भी उस जगह पर अपना दावा करते हैं, और फिलिस्तीन के लोग भी उस जगह पर अपना दावा करते हैं। हकीकत में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है और फिलिस्तीन की राजधानी राम अल्लाह है। ऐसे में इन दोनों के बीच में हमेशा से कोई कारण ऐसे हमेशा जिंदा रखे गए हैं ताकि ये कभी शांत ना हो सके। और आप देखिए 1948 का बंटवारा है वो, 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा, 1948 के अंदर फिलिस्तीन का बंटवारा, और वही पैटर्न। अब यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि 1947 में तो भारत के अंदर आजादी का आंदोलन चला, इसलिए भारत आजाद हुआ। 1948 में वहां पर कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से इन्हें आजाद किया गया? यानी यहां पर एक मन में प्रश्न पैदा होता है कि 1947 के आसपास की यदि हम बात करें तो शायद अंग्रेजों को यह पता था कि अब जितने भी गुलाम देश उसके पास हैं ये अब उसके काम के नहीं रह गए हैं। ऐसे में इन्हें धीरे धीरे करके किसी ऐसी समस्या के साथ आजाद कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में ये सिर्फ अपने झगड़ों में ही पड़े रहें, तरक्की ना कर पाए, और हम इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएं कि अब इतने बड़े देश को संभालना ये जिम्मेदारी हमारी बनी रहे, इससे भी हम मुक्त हो जाएं और उन्हें आजाद भी कर दें। क्योंकि उस समय पर बहुत सारे देशों को आजाद किया गया था। यह परिस्थिति केवल भारत में ही नहीं बनी थी, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ पूरे विषय को समझना है। 14 मई 1948 को वो देश आजाद होता है। वहां पर भी दो तरह के देश बनते हैं, एक यहूदियों का इजराइल बनता है और एक इस्लामिक कंट्री बनता है जिसे फिलिस्तीन कहा गया। अब आप देखिए दर्शकों कि आज जब इस समय पर कोरोना महामारी के अंदर जब चाइना दोबारा से घिरता हुआ नजर आ रहा है, तो उसने फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर को फेस करने के लिए, उसके कारणों को पैदा करने के लिए यहां पर फिलिस्तीन के माध्यम से एक चाल चली है, और विश्व के नेता बहुत समझदार हैं। मैंने आपसे कहा ना, पॉलिटिशियन कभी भी मुद्दों को खत्म नहीं होने देते हैं, बहुत सोच समझ करके वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और जो लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, वास्तव में वो लोग अवसरवादी नेता होते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं होती कि कहां कब किस समय पर उत्तर देना चाहिए, कहां आलोचनाएं होने से फायदा होगा और कहां कुछ बोलने से नुकसान होगा। उन्हें अच्छी तरह समझ होती है, इसीलिए वो वक्त के अनुसार बात करते हैं। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई दर्शकों? क्योंकि इसको बिना देखे समझे आपको वो असली पिक्चर नजर नहीं आएगी जो हकीकत है। यानी जैसे जैसे चाइना फंसता चला जाएगा, इस मुद्दे को तेज करता चला जाएगा, जो देश समझदार हैं वो अपनी प्रतिक्रिया बहुत आखिरी में देंगे, और जो दूसरे देश हैं वो अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देंगे। और मैंने आपको एक वीडियो में कहा भी है कि ये युद्ध धर्म युद्ध में तब्दील होने वाला है। मैं आपको उस वीडियो के बारे में भी जरूर बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, इस पूरा घटनाक्रम के पीछे आपको दो तीन चीजें यहां समझनी रहेगी। वर्तमान हालात के अंदर अमेरिका तालिबान से अपनी सेना को वापस बुला रहा है, जबकि वो जानता है कि वहां पर हालात अभी बहुत पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा यहां पर गरमाया हुआ है। भारत पाकिस्तान का मुद्दा आप जानते हैं कितना ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में यहां पर इस्लामिक कंट्रियों को अब एक सूत्र में ला करके यहां पर किसी विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार की जा रही हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां पर इस्लामिक देशों के द्वारा इस समय पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फ्रांस में जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, फ्रांस का जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रियों में विरोध हुआ है, अमेरिका जिस तरीके से न्यूट्रल रहकर इस पूरी पोजीशन को देख रहा है, अब यहां पर यह बात मुझे स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि 2025 में जो एक घटना घटित होनी है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि 2020-2021 में दो घटनाएं घट चुकी हैं, अब 2025 की बारी है। यह घटनाक्रम उसी की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि आने वाले समय के अंदर ईसाई वर्सेस इस्लामिक कंट्रियों के बीच के अंदर बहुत बड़े युद्ध हो, व्यापक स्तर पर युद्ध हो,
और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिससे इस्लाम को खत्म किया जा सके और इस्लामिक कंट्री ये सोचेंगे कि हम ईसाइयों को खत्म कर दें, ऐसी योजनाओं के साथ अब युद्ध की प्लानिंग होगी और बहुत बड़े लेवल पर होगी। क्रूड प्राइसेस का नीचे जाना, अमेरिका का शैल गैस के आधार पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेना, ये घटनाएं साधारण नहीं है और बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। अमेरिका ने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सही किया है, उसके बाद उसने अपनी सैन्य ताकतों को कम करना शुरू किया है, यानी कि इस्लामिक कंट्रियों के अंदर जहां जहां उसकी सैन्य ताकतें थी उसने वहां से उनको वापस बुलाना शुरू किया है ताकि अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ा जा सके। दर्शकों, बहुत गहरी साजिश है। इस पूरे विश्व के अंदर अब वन वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ ये दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और वन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन रिलीजियस, वन इकोनॉमी, वन करेंसी, ये सब आपको देखने को मिले। ऐसा ही प्रारूप अब यहां पर बढ़ता चला जा रहा है और ये बातें मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। मैं एक पत्रकार भी हूं, इसलिए मुझे ये पता है कि न्यूज को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, खबर क्या होती है और उसके पीछे की सच्चाई कैसे पकड़ी जाती है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है एज ए पत्रकार होने के नाते। बिजनेसमैन होने के नाते मुझे अच्छी तरह से पता है कि कहां कौन से स्वार्थ काम करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर मेरे को अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, इसलिए मुझे पता होता है कि पॉलिटिशियन की सोच कहां पर जाकर काम करेगी। और उससे भी बड़ी बात, मुझे यह पता होता है कि ग्रहों की परिस्थिति आने वाले समय में हमें क्या दिखाने वाली है। 2025 की तैयारी अब हो चुकी है, शुरुआत 2020 से हुई थी। वही शनि का समय है, वही शनि की दोनों राशियां हैं और इस शनि की दोनों राशियों के अंदर शनि अपना बहुत बड़ा काम करके चला जाएगा। दर्शकों, हमें यह बहुत बड़ा संकेत आज मिल रहा है। मई 2021 के बाद से 2025 की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी रूपरेखा क्या होने वाली है। यह बात तो मुझे निश्चित पता थी कि कोरोना वो घटना नहीं होगी जो 2025 तक चलेगी, लेकिन मई 2021 के बाद में आखिर वो कौन सी घटना होगी जो 2025 तक हमको ले जाने वाली है। तो यहां पर ये जो अभी आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की जो घटना है, ये तो बहुत छोटी सी चिंगारी है और इसका बहुत बड़ा रूप अभी हमें देखना बाकी है। ऐसे में दर्शकों, अब एक आम इंसान होने के नाते, यानी हम आम जनता के ऊपर से ये कोरोना का भूत तो अब निकल जाएगा। इसके बाद जो समस्याएं पैदा होंगी वो सरकारों के स्तर पर होंगी, लेकिन स्वाभाविक है कि उसकी वजह से हमारी भी थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन अब ये विश्व एक नए रास्ते पर है और ये नया रास्ता इस पूरे विश्व को कहां लेकर के जाने वाला है, ये हमें 2025 में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। 2025 के बाद का भविष्य वर्तमान के भविष्य से बिल्कुल अलग होगा। यानी आज जिस भविष्य की कल्पना आप कर रहे हैं और जो 2025 का भविष्य होगा, उसकी रूपरेखा आप आज समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से होगी। ऐसे में दर्शकों, मई 2021 के बाद अब एक नई घटना का जन्म हो चुका है और देखना यह है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत की क्या भूमिका होती है, क्योंकि यहां पर जो धर्म युद्ध होगा वो इस्लामिक कंट्री वर्सेस ईसाइयों के बीच में होगा। यहां हिंदू का कोई रोल नहीं है और जब हिंदू का कोई रोल नहीं है तो निश्चित मानिए हिंदुत्व को कोई नुकसान भी नहीं है। जब हम लड़ाई में है ही नहीं तो नुकसान किस बात का, क्योंकि हिंदू विचारधारा ने कभी भी किसी दूसरे के ऊपर अटैक करना सीखा ही नहीं है, बल्कि वो तो यहां पर दूसरी संस्कृति को अपने यहां पर पनाह दे करके उन्हें फलने फूलने का मौका देती है। तभी तो हमारे इस धरा से महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे लोग पैदा हुए। दर्शकों, इसीलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे वक्त भी लगा है, क्योंकि दर्शकों, जब तक आपको मैं सही जानकारी ना दूं तब तक मुझे कोई वीडियो बनाने में मजा नहीं आता।
जब तक पूरी चीजों को मैं पूरा एनालिसिस नहीं करता, ग्रहों की परिस्थितियों का एनालिसिस नहीं करता और उसके अंदर कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन मुझे नजर नहीं आता, तब तक मैं वो वीडियो नहीं बनाता। ये घटना साधारण घटना नहीं है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन बन रहा है 2025 से, इसीलिए पूरा एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी है कि कितनी बड़ी घटना का एक छोटा सा रूप आरंभ हो चुका है और अब हम एक नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपको फिर कोई नई रोचक जानकारी देकर के मैं फिर आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।